अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कोड पे आया और मैंने करना ये है कि यार बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये काउंटर की वैल्यू एक से बढ़नी चाहिए। सही है। तो इसके लिए हमने लॉजिक क्या लगाई थी कि आपकी जो स्टेट होती है, स्टेट वाली क्लास होती है, इसके अंदर आप एक वेरिएबल बनाते हैं किस नाम का, काउंटर के नाम से, और इसके अंदर आप वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं ज़ीरो। ठीक है। अब मैंने यहाँ से हार्ड कोडेड वैल्यू हटाई और मैंने कहा कि यार मेरे पास जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव है ना, यानी ज़ीरो, वो यहाँ पे टेक्स्ट में दिखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना काउंटर वेरिएबल कॉल किया और इसकी मैंने डेटा टाइप क्या चेंज कर दी, मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब फिर मैंने यहाँ पर कहा कि यार जब भी बटन पे क्लिक हो तो काउंटर की वैल्यू को एक से बढ़ा देना। सही है। एक से बढ़ा देना, और चेंज देखने के लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, कौन सा, सेट स्टेट। तो मैंने यहाँ पे सेट स्टेट को कॉल कर दिया। तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी और ये बहुत आसानी से काम हो गया, ये काम कर रहा है। लेकिन समझाने का मकसद यहाँ पर एक ये है, अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो मटेरियल ऐप आपका कौन सा विजेट है, सबसे टॉप लेवल विजेट है। ठीक है। अब मटेरियल ऐप में अगर आप आओ तो, बल्कि मटेरियल ऐप से भी ऊपर कौन सा विजेट है, यहाँ देख के बताओ कोड में। थोड़ा सा नीचे बना दो। बिल्कुल टॉप पे हमारे पास कौन सी विजेट है, माई ऐप। माई ऐप के अंदर कौन सी विजेट आ रही है, मटेरियल ऐप। यानी अगर हम इसका विजेट ट्री देखें तो यहाँ पे अभी जो हमारे पास आ रही है वो है मटेरियल ऐप के अंदर क्या है, काउंटर ऐप आ रहा है। अब मैं काउंटर ऐप पे जाता हूँ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। काउंटर ऐप के अंदर क्या आ रहा है, काउंटर ऐप में कौन सी विजेट कॉल हो रही है, विजेट विजेट स्कैफोल्ड है ना, यहाँ कॉल हो रहा है स्कैफोल्ड। बताओ स्कैफोल्ड में कौन सी विजेट है, इसमें दो विजेट्स आ रही हैं, एक सेंटर है। देखो स्कैफोल्ड के एक तरह से ना दो चाइल्ड हैं, एक है सेंटर और फिर एक है फ्लोटिंग बटन। तो आपकी स्कैफोल्ड में दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं आपके स्कैफोल्ड में। एक तो सेंटर विजेट है, बताओ सेंटर में क्या है, सेंटर में टेक्स्ट है, ऐसा है। और बताओ स्कैफोल्ड में दूसरी चीज़ क्या है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है ना। और फ्लोटिंग एक्शन बटन में क्या लगा हुआ है, आइकन है। फ्लोटिंग एक्शन बटन में हमारे पास आइकन लगा हुआ है। ये टोटल हमारा विजेट थी थी। ये तो मैंने वैसे ही नाम दिया है, मेरे विजेट का नाम है काउंटर है। सही है। कहाँ पर, ये वाला, ये तो मैंने खुद बनाया था ना, काउंटर ऐप। इसके अंदर तो मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ। काउंटर एप्लीकेशन जो चल रही है ना, 0 1 2 3 करके जो काउंट बढ़ रहा है, उसी के अंदर काम है। मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे बिल्ड मेथड कहाँ पे होगा, कोड में देखते हुए बताओ बिल्ड मेथड कहाँ पर आ रहा है, स्कैफोल्ड के ऊपर, यानी कि बिल्ड मेथड समवेयर नियर, है ना। कहाँ पर है बिल्ड मेथड, काम क्या होता है बिल्ड का, यूआई बिल्ड करना। आपको नीचे जितनी भी यूआई मिलती है, यानी कि ये पेज मिलता है, ये आपको सेंटर विजेट मिलता है, ये टेक्स्ट मिलता है, ये बटन आइकन, ये सब कुछ दिखाना काम किसका है, बिल्ड का काम। बिल्ड नहीं होगा तो यूआई नज़र नहीं आएगी। सही है। अच्छा, मुझे बताओ ऑन प्रेस कहाँ लगा हुआ है, फ्लोटिंग बटन को ऑन प्रेस करें, है ना, यहाँ पर है ना। फ्लोटिंग बटन पे कौन सा फंक्शन है, ऑन प्रेस। बताओ ऑन प्रेस पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, साइड स्टेट कॉल हो रहा है कॉल। साइड स्टेट का काम क्या होता है, यूआई को रिफ्रेश करना, है ना। आपकी स्टेट में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे 0 से 1 हुआ या 1 से 2 हुआ, तो वो यूआई पे तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक सेट स्टेट कॉल ना हो। सेट स्टेट क्या करता है कि जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया ना, ऑन प्रेस किया, तो सेट स्टेट कॉल होगा। सेट स्टेट फटाफट से सिग्नल भेजेगा जिसको, बिल्ड को, और बिल्ड को कहेगा कि भाई यूआई ना तुम रिफ्रेश करो। तो बिल्ड के
अंदर ये पूरी यूआई आती है, बेल्ट क्या कर देता है, पूरी यूआई को रिफ्रेश कर देता है। यानी बटन के हर ऑन प्रेस पे कौन सा फंक्शन कॉल होता है, सेट स्टेट। और सेट स्टेट क्या कहते हैं कि भाई बेल्ट यूआई में चेंजेस आए, उसको फटाफट से तुम रिफ्रेश कर दो। आराम से बाद में ले लीजिएगा, पिक्चर में बताऊँगा। सही है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रिफ्रेश होने की ज़रूरत किसको थी? अच्छा, एक और चीज़ है, जो वेरिएबल है काउंटर वाला, वो कहाँ बना हुआ है? काउंटर वाला वेरिएबल कहाँ बना हुआ है? बिल्ट के ऊपर, यानी यहाँ कहीं पे जो है वो कौन सा वेरिएबल बना हुआ है? काउंटर, है ना? और इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, काउंटर की वैल्यू शो कहाँ पे कर रहा हूँ? काउंटर की वैल्यू ऑन प्रेस पे तो ये हो रहा है ना कि वो काउंटर की वैल्यू ऑन प्रेस पे क्या हो रही है, प्लस प्लस कर रहा हूँ, लेकिन कहीं दिख भी तो रही है वैल्यू, या प्रिंट भी तो है, टेक्स्ट में नज़र आ रही है वैल्यू। अगर आप देखो तो काउंटर की वैल्यू को मैं प्रिंट कहाँ पे करूँ, यानी कि यहाँ पर काउंटर की वैल्यू एक तरह से क्या हो रही है, आपको नज़र आ रही है। मुझे एक बात बताओ, मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू बढ़ेगी, है ना? बढ़ेगी बिल्कुल, मेरी यूआई भी अपडेट होगी। व्यू में नज़र कहाँ पे आएगी, यहाँ नज़र आएगी ना। मुझे ये भी बात बताओ कि अगर मिसाल के तौर पे यूआई में अपडेट होने वाली चीज़ कौन सी है? टेक्स्ट में चेंजेस आएंगे ना, बिल्कुल, है ना? मिसाल के तौर पे काउंटर की वैल्यू बढ़ती है तो वो डिस्प्ले कहाँ हो रही है, टेक्स्ट में। तो अपडेट होने की ज़रूरत किसको है, टेक्स्ट को, है ना? टेक्स्ट में 0 1 2 3 करके वैल्यू बढ़े। सही है, सिर्फ ये अपडेट होना चाहिए। लेकिन एक नुकसान ये होता है कि जब आप क्लिक करते हो तो सेट स्टेट किसको सिग्नल भेजते हैं, बिल्ड को। और बिल्ड कहते हैं कि भाई मैं सबको अपडेट कर दूँ, सबको अपडेट कर दूँगा। अपडेट सिर्फ इसको होना था, लेकिन इसको भी अपडेट होना पड़ा, इसको भी रिफ़्रेश होना पड़ा, इसको 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 सभी को रिफ़्रेश होना पड़ा। तो अभी तो यहाँ विजिट बहुत कम है, लेकिन अगर मैंने बहुत कोई कॉम्प्लेक्स यूआई बनाई हुई है जिसमें 50 विजिट्स हैं या 100 विजिट्स हैं, इतने ज़्यादा विजिट्स मैंने इस्तेमाल करके यूआई बनाई है, और वहाँ पे बिल्ड मेथड आपकी पूरी यूआई को रिफ़्रेश करे, आपके सारे विजिट्स रिफ़्रेश कर दे, तो आपकी फ़ोन की मेमोरी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आपकी एप्लीकेशन ग्लिच कर सकती है, थोड़ी सी लैगी फील हो सकती है आपको। तो हम क्या करते हैं, कभी भी अगर बहुत कोई बड़ी और कॉम्प्लेक्स यूआई बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे कभी भी स्टेटफुल विजिट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टेटफुल विजिट्स कहाँ यूज़ करो, अगर आपकी यूआई छोटी है, अगर आपका कोड कम है तो यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन के अंदर जगह जगह स्टेटफुल विजिट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, क्योंकि सेट स्टेट क्या करता है, बिल्ड मेथड को ट्रिगर करता है, और बिल्ड मेथड अपने अंदर जितने विजिट्स हैं जिसको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत नहीं थी उसको भी रिफ़्रेश करता रहता है। सही है, और हर बटन के क्लिक के ऊपर बिल्ड कॉल होता है। अब मान लो कि यहाँ पर ना बटन नहीं था, यहाँ स्लाइडर लगा हुआ था। स्लाइडर समझते हो, वो जो ऐसा होता है जिसको आगे पीछे हम करके जो है वो क्या करते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह का स्लाइडर था। उसके ऑन चेंज के ऊपर मैंने सेट स्टेट कॉल कर दिया। अब मैं हल्के हल्के उसको बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ रहा है ना, सेट स्टेट कॉल हो रहा है। हल्का सा मैंने बढ़ाया, सेट स्टेट चल रहा है। अब समझो मैंने 1 सेकंड में ना सेट स्टेट 10,000 दफ़ा कॉल हो सकता है, और आपकी बिल्ड मेथड कितनी दफ़ा चल रही होगी, 10,000 बार रिफ्रेश करेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ाने में है लैग होगा ना। मतलब अगर आपकी यूआई कॉम्प्लेक्स है ना, विजिट बहुत ज़्यादा है आपकी यूआई में, तो फिर आप यहाँ पर इस चीज़ का नुकसान जो है वो उठाएंगे। आपकी एप्लीकेशन ग्लिच कर सकती है और लैगी फील हो सकती है, और आपकी मेमोरी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तो क्या किया जाए भाई, अगर आपकी यूआई बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी यूआई है, तो और आपकी एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी है, तो फिर आप स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल ना करें, और सेट स्टेट तो ख़ास तौर पे ना यूज़ करें। स्टेटफुल विजिट यूज़ करें, सेट स्टेट ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन में। ठीक है, इसके लिए हमें यूज़ करना होता है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। हम अपनी
स्टेट को ग्लोबली मैनेज करते हैं, ना कि एक विजिट के स्कोप में रहते हुए। अगर मैं इस विजिट के स्कोप में रहते हुए अपनी स्टेट को मैनेज करूँगा तो उसका नुकसान ही उठाऊँगा कि बिल्ड पूरी UI रिफ्रेश करेगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी UI को, अपनी स्टेट को ग्लोबली मैनेज करेंगे। जिससे होगा फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जिस चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत है ना, सिर्फ वो चीज़ अपडेट होगी, पूरी UI अपडेट नहीं होगी। और ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? ये चीज़ किसके थ्रू पॉसिबल होगी? ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल हो सकेगी। अभी ये जो स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, ये हम लोग कर रहे हैं कौन सी? लोकल स्टेट मैनेजमेंट, या फिर आपकी बुक में इसका नाम लिखा हुआ है एफेमरल स्टेट मैनेजमेंट। लोकली मैनेज हो रही है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे मैनेज करना चाहते हो या ऐप स्टेट लेवल पे अपनी UI को अपडेट करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो तब? ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्लटर में ही नहीं है, ये और भी फ्रेमवर्क्स में, जैसे एंगुलर में भी है, ये रिएक्ट के अंदर भी है, Vue.js में भी है, ये वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आता है। आप पढ़ोगे ना रिएक्ट आगे चलते, तो आप वहाँ पे देखोगे कि सर ये तो वही चीज़ है जो हमने फ्लटर में पढ़ी थी, बस नाम थोड़ा सा चेंज है कॉन्सेप्ट में। देखो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट हम किस किस टूल्स के थ्रू करते हैं। देखो फ्लटर के अंदर ना बहुत सारे हमारे पास सोल्यूशन मिलते हैं ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। मैं चल के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले आता है प्रोवाइडर, जो आपकी बुक में भी है, सेशन नंबर 7 में, जो कि मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास गेटेक्स, ब्लॉक, रिवरपॉड, तो बहुत सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है वो प्रोवाइडर है। सेकंड पे गेटेक्स आता है। सबसे ज़्यादा कोई इस्तेमाल होने वाला पैकेज है ना, तो वो प्रोवाइडर है ये थर्ड पार्टी पैकेज, ये बेसिकली पैकेजेस हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये थर्ड पार्टी पैकेज है, लेकिन फ्लटर खुद इसको एडमायर करता है। इवन अपनी वेबसाइट पे भी इसको जो है ना, फ्लटर फेवरेट का बैच भी जो है फ्लटर वालों ने प्रोवाइड किया, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस पैकेज है, ठीक है। तो हम प्रोवाइडर की का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, अपनी स्टेट को ग्लोबली मैनेज करेंगे, सही है। तो अब यही एग्जाम्पल करवाऊँगा वापस, लेकिन आप देखेंगे कि ये काम मैं अब किसके थ्रू करूँगा? प्रोवाइडर के थ्रू करूँगा, और फिर आप फ़र्क देखिएगा। अभी फ़र्क समझ में आ रहा है? एक चीज़ देखना यहाँ पर, मैं करके दिखा दूँ, है नहीं आ रही? आ गई? देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन आपके सामने प्रिंट की है कि बिल्ड इज कॉल्ड। कहाँ पर लाइन प्रिंट की मैंने? बिल्ड के अंदर। अब ज़रा कंसोल चेक करना और बटन के क्लिक पे देखना हो क्या रहा है। बटन के क्लिक पर मैंने कौन सा फंक्शन लगाया हुआ था? सेट स्टेट। ज़रा चेक करना कंसोल में क्या होता है। मैंने बटन पे क्लिक किया, देखो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और क्या हो रहा है? बिल्ड कितनी दफ़ा कॉल हो गया? बिल्ड तकरीबन 38 टाइम्स कॉल हो गया है। हर बटन के क्लिक पे बिल्ड कॉल हो रहा है, और हर बार बिल्ड क्या कर रहा है? पूरी UI रिफ़्रेश कर रहा है। अभी तो UI काफ़ी छोटी सी है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन आपकी UI जब बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो आपकी स्टेट बार बार रिफ़्रेश करता है। अब मिसाल के तौर पे इसका एक नुकसान और भी हो सकता है कि ना, मैंने अपने कोड में ना क्या किया हुआ है, एक डेटाबेस से डेटा फैच करने का कोड लिखा हुआ है। अब बिल्ड कॉल होगा, जैसे ही बिल्ड कॉल हुआ डेटाबेस पे दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा, डेटा दोबारा फैच होगा। दोबारा मैंने बटन पे क्लिक किया, फिर डेटाबेस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर डेटा फैच होगा। तो नुकसान ही होगा इसका, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसा कोई कोड लिखा हुआ है जो API से डेटा फैच कर रहा है, या आपके पास फायरबेस से डेटा ला रहा है, और मैंने वहाँ पे कहीं पे सेट स्टेट लगा दिया, तो बार बार रिक्वेस्ट जाएगी API पे, ठीक है। इसका एक नुकसान ये और भी आता है, अगर ये काम आप फायरबेस के साथ करो, तो फायरबेस आपको ना 20,000 रीड का ना कोटा प्रोवाइड करता है,
20,000 रीड्स, यानी 20,000 दफ़ा आप डेटा फैच कर सकते हो दिन में, 20,000 दफ़ा। मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरा बिल्ड मेथड 20,000 दफ़ा कॉल हो जाए एक ही टाइम में, तो 20,000 दफ़ा जो है वो रीड का कोटा पूरा हो जाएगा, ये नुकसान आता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई ना कोई स्टेट मैनेजमेंट पैकेज सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, इसकी मदद से हम अपनी स्टेट को प्रॉपर वे में जो है ना मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना बता रहा हूँ प्रोवाइडर। तो चले हम देखते हैं प्रोवाइडर कैसे यूज़ करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे नुकसान ये है कि मैं जब भी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बिल्ड कॉल हो रहा है हर बारी, सही है, हर क्लिक के ऊपर बिल्ड यहाँ पे कॉल होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो क्या करें, इसका हल ये है कि भाई आप जाओ pub.dev की वेबसाइट पर और आप यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल कर लो जिसका नाम है प्रोवाइडर। ये काफ़ी एक तो आसान स्टेट मैनेजमेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के, यानी कि गेटएक्स, ब्लॉक, रिवरपॉट के मुकाबले में देखो तो प्रोवाइडर है भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा आसान है, और इसको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, सही है। तो अब मैं आगे आने वाली क्लासेस में जितना भी आपको काम करवाऊँगा वो प्रोवाइडर के साथ ही करवाऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया प्रोवाइडर, देख रहे हो इसके डाउनलोड कितने, 4.79 मिलियन डाउनलोड्स। तो ये काफ़ी फेमस है। और आपकी बुक में एक वो लिखा हुआ था इनहेरिटेड विजिट, लिखा हुआ था, ये लाइन पढ़ो। हाँ, फ्लटर फेवरेट भी। तो यहाँ पर ये कह रहा है अ रैपर अराउंड इनहेरिटेड विजेट टू मेक देम इजियर टू यूज़ एंड मोर रीयूजेबल। फ्लटर का अपना जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का जो उसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड मैकेनिज्म आता है ना, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड विजेट, जो आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। तो प्रोवाइडर इनहेरिटेड विजेट को ही उसी के ऊपर बना हुआ है, इनहेरिटेड विजेट के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन उसके काम को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देता है, ठीक है। इनहेरिटेड विजेट भी यूज़ कर सकते हो लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं इस्तेमाल करना। आप इंडस्ट्री में भी देखोगे, सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी, तो ज़्यादातर प्रोवाइडर या गेटेक्स के ऊपर ही काम होता है, इनहेरिटेड विजेट के ऊपर रेयरली कोई काम करता होता है, ठीक है। तो देखेंगे, देखो यहाँ पे इसको बैच भी मिला हुआ है, काफ़ी फेमस पैकेज है, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉल करना है अपने पास। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे इंस्टॉलिंग के टैब पर, इंस्टॉलिंग टैब पे गए और ये रही कमांड फ्लटर पब एड व्हाट प्रोवाइडर, कॉपी किया, कॉपी करके हम आए अपने टर्मिनल पर और ये कमांड पेस्ट करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इंटर कर दिया, और अब ये पैकेज हमारे पास क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। इसमें आ रही है आपको, क्लियर है। चले जी, अब सबसे पहले हम ना अपना नोटिफायर तैयार करेंगे, यानी हम क्या बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। बेटा फोकस कर लिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर आप लोग प्रोवाइडर में ही फंस रहे होते हैं, समझ में नहीं आता। तो मैंने ना लिब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया और इसको मैंने नाम दिया आपके सामने क्या, नोटिफायर, और इसके अंदर ना मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, किस नाम से, काउंट नोटिफायर, क्या, काउंट नोटिफायर डॉट डार्ट, सही है। देखो मैं अभी बेसिक एग्जांपल करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में थीम चेंज करना सिखाऊंगा और भी कुछ चीज़ें हम लोग करेंगे प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके, हैं। पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब देखो मैंने यहाँ पर एक आपके सामने क्लास बनाई है, क्लास का नाम मैंने रखा है क्या, काउंट नोटिफायर। मैं अभी सबसे पहला पार्ट बना रहा हूँ, यानी कि मैं क्या चीज़ तैयार कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास किससे इनहेरिट होगी, ये आपके पास एक क्लास से इनहेरिट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज नोटिफायर, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसमें मैंने ही बताया क्या क्या रखना होता है भाई, स्टेट वेरिएबल्स या फिर बिजनेस लॉजिक, मेथड्स, लॉजिक्स वगैरह आप यहाँ पर रखते हो। तो इसमें ना मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को ना प्राइवेट रखा है। बताओ प्राइवेट कैसे किया जाता है डार्ट में किसी वेरिएबल को, उसके स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा देते हैं, ऊप में पढ़ाया था ये चीज़ जब इनकैप्सुलेशन पढ़ रहे थे। तो भाई किसी भी वेरिएबल को अगर प्राइवेट करना हो कि उसे क्लास के बाहर इस्तेमाल ना किया जा सके, तो इसके स्टार्टिंग में यानी प्रीफिक्स में हम क्या लगा देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो वो प्राइवेट हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बनानी है। देखो भाई, जब भी किसी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना हो तो क्या किया जाता है? हिंट दे देता हूँ, इनकैप्सुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, गेटर्स और सेटर्स। सही है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या बनाना है आपके सामने, एक गेटर बनाना है। गेटर का काम क्या होगा? किसकी वैल्यू ला करके देना? काउंट की वैल्यू। तो मैंने ना यहाँ पर आपके सामने एक गेटर बनाया और इस गेटर को नाम दिया गेट काउंट। गेट काउंट को जब भी कॉल करोगे वो आपको क्या ला के देगा? गेट काउंट को जब भी कॉल करोगे वो आपको ला के देगा किसकी वैल्यू? काउंट की, जो कि इनिशियली कितना है? 0 है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया जिसकी डेटा टाइप क्या रखी है? वाइड। मेथड बना रहा हूँ एक, इसमें मैंने क्या किया, मेथड को नाम क्या दिया है? इंक्रीमेंट काउंट। इस पे होगा क्या? जब भी ये फंक्शन कॉल हो क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि किसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना एक और मेथड भी कॉल करना होता है जिसे हम कहते हैं नोटिफाई लिसनर। हमें यहाँ पे ना एक मेथड कॉल करना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं? नोटिफाई लिसनर है। ये प्रोवाइडर की तरफ से आ रहा है। मैं बताऊंगा कि ये क्या करता है, सही है, करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यार ये बातें क्यों हो रही हैं इतनी? ये पीछे वाले भी, मैं क्लास ले रहा हूँ भाई। सही है। यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें रख दी है? मैंने अपने स्टेट वेरिएबल रख दिए और मैंने मेथड और लॉजिक रखी है। देखो मेथड कौन सा है? इंक्रीमेंट काउंट। इसमें लॉजिक क्या लगाई है मैंने? काउंट की वैल्यू प्लस कर दो, बस ये लॉजिक है। सही है। तो बस मेरा यहाँ पे क्या चीज़ बन गया है? मेरा यहाँ पर चेंज नोटिफायर यानी कि प्रोडक्ट बन चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पर? अगली चीज़ क्या आती है? प्रोवाइडर, जो कि कौन होगा? शॉपकीपर। ये आपके पास कौन होता है? एक तरह से आप समझ लो। देखो वैसे एक्चुअल में ये टर्मिनोलॉजी नहीं है कि शॉपकीपर या फिर प्रोडक्ट वगैरह, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूँ। सही है। मतलब काम इसी तरह से ये कर रहे होते हैं। अब शॉपकीपर जो है बेसिकली आपका टॉप लेवल विजेट या आप टॉप लेवल प्रोवाइडर बनाओगे। देखो भाई, मैंने यहाँ पर कहा कि आपका कौन है? शॉपकीपर है, और इसको आपने कहाँ पे रखना है? टॉप लेवल पे। टॉप लेवल मतलब बिल्कुल टॉप पे। बिल्कुल टॉप क्या है? माई ऐप। माई ऐप के भी ऊपर रखोगे आप किसको? चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर को। देखो अभी मैं गया वापस कहाँ? मैं कौन सी जगह पे आ गया? माई ऐप में। और माई ऐप कहाँ कॉल हो रहा है? यहाँ पर अब मैं क्या लगा दूंगा? चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। अब चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के पास क्या होना चाहिए? बेसिकली वो शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर के पास क्या चीज़ होगी? प्रोडक्ट होगा ना उसके पास। उसके पास प्रोडक्ट होगा जो आगे वो सेल कर सके। सही है। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या था भाई? बताओ, प्रोडक्ट का नाम क्या है? सामने लिखा हुआ है, मैंने अभी बनाया ना। नहीं आ रही स्क्रीन? भाई स्क्रीन क्यों जा रही है? फिर अब ये क्या है? बेसिकली मेरे पास क्या है? ये मेरा प्रोडक्ट है। मैंने बताया कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स रखेंगे और मेथड्स और लॉजिक्स को रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब मैं आया मेन डॉट डार्ट पर, और ये मेरा कौन होगा यहाँ पे? बेसिकली शॉपकीपर। इसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? इसके पास काउंट नोटिफायर होना चाहिए, बिल्कुल, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड पास किया कॉन्टेक्स्ट के साथ, और यहाँ पर मैं अपने काउंट नोटिफायर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। इसका चाइल्ड कौन बनेगा? इसका चाइल्ड कौन होगा भाई?
चाइल्ड कौन होगा? चाइल्ड पहले कौन था यहाँ पे? डायरेक्ट माई ऐप था ना, तो माई ऐप तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर मैं इसे यहाँ पे कॉल ना करूँ, है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या कॉल कर दिया आपके सामने? माई ऐप। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर कौन हुआ एक तरह से, यानी कि बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर कौन है? चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है, और इसका चाइल्ड कौन है भाई? मतलब चाइल्ड कह रहा हूँ, चाइल्ड तो माई ऐप है, लेकिन इसके पास कौन सा प्रोडक्ट है? पढ़ नहीं रहे हो ना, हमारा ध्यान तो उसकी तरफ है। बताओ इसके पास कौन सा प्रोडक्ट है? इसके पास है कौन सा? अब बताओ काउंट नोटिफायर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? काउंट नोटिफायर के अंदर क्या क्या रखा हुआ है? हाँ, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का ही फंक्शन बना हुआ है ना इसके अंदर, वही तो है। हाँ, और वेरिएबल का नाम क्या था? हाँ, एक इंक्रीमेंट का फंक्शन यहाँ पे मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, और एक वेरिएबल रखा हुआ है काउंट। बात समझ में आ रही है? ये प्रोवाइडर है, फिर चलिए अभी छोड़ो, पहले ना समझ। तो ये आपके पास प्रोवाइडर है, इसके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में इसके पास दो चीज़ें, इंक्रीमेंट है और एक काउंट वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आ गई? अभी मैंने प्रोवाइडर बना दिया, यानी शॉपकीपर बन गया, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या बन गई? प्रोडक्ट भी आ गया। बताओ कस्टमर कौन होगा यहाँ पे? कंज्यूमर कौन होगा? नहीं, बताओ। प्लॉटिंग बटन। प्लॉटिंग बटन क्या चीज़ कंज्यूम करेगा? टेक्स्ट क्या होगा? ये भी हमारे पास कौन है एक तरह से? ये आपके पास कौन है? कंज्यूमर है। क्यों कंज्यूमर है? इसे क्या चीज़ कंज्यूम करनी है? इसको कंज्यूम करनी है इंक्रीमेंट, जो कि किसके पास है? प्रोवाइडर के पास। ठीक है, इसको वहाँ से क्या चीज़ कंज्यूम करनी है? काउंट चाहिए। काउंट दिखाओगे ना यहाँ पर। तो अब ये कंज्यूम कर रहा है कहाँ से? इसके पास से काउंट कंज्यूम कर रहा है, ये कंज्यूमर हुआ। और भी कोई कंज्यूमर है क्या यहाँ पर? और कोई कंज्यूमर है? देखो भाई, देखो वहाँ तक तो समझ में आ गया ना। मैं कह रहा हूँ कि आप उस पर जो चीज़ें रखी हैं ना, इंक्रीमेंट का फंक्शन और काउंट वेरिएबल, वो यहाँ पे इन विजिट्स में से किसे कंज्यूम करना होगा? टैक्स को क्या चीज़ कंज्यूम करनी है? वो टैक्स काउंट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो किसको कंज्यूम करनी है? टैक्स में, ताकि ये डिस्प्ले कर सके। और कंज्यूमर कौन होगा? प्लॉटिंग बटन हमारा, हाँ, यानी ऑन प्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, प्लॉटिंग बटन भी हमारा कौन हुआ इस हिसाब से? और बताओ इसने ऑन प्रेस से किस चीज़ को कंज्यूम करना है? अब हम सैटिस्फाइड हटा देंगे। अब हम सैटिस्फाइड के बजाय कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? अब सैटिस्फाइड कॉल ही नहीं हो रहा, सैटिस्फाइड कॉल नहीं हो रहा, तो क्या चीज़ नहीं चलेगी? प्रिंट नहीं चलेगा, क्योंकि सैटिस्फाइड जब जब कॉल होता है तब तब क्या चीज़ प्रिंट होती है? बिल्ड चलता है। तो अब यहाँ पर आपका बिल्ड मेथड कभी भी कॉल नहीं होगा। फर्स्ट टाइम होगा जब यूआई बनेगी, बस तब होगा। अभी मुझे बता रहा था, यहाँ तक बात समझ गए? ये आपका कंज्यूमर है, और ये भी आपका बेसिकली कंज्यूमर है। ये क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट में से? काउंट। और ये किस चीज़ को कंज्यूम करेगा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं आपके सामने प्रोडक्ट बना चुका, मैंने प्रोवाइडर भी ऑन द टॉप बना दिया आपके सामने। ये रहा मेरा प्रोवाइडर, इसके पास कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं आ रही यार ये स्क्रीन, पता नहीं क्यों आना जाना कर रही है। मेरा ये दिल करता है लेकिन
रही? देखो भाई, अब ना हमने यहाँ पर करना क्या है कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्या बनानी है हमने? कंज्यूमर बनाने। सही है। कंज्यूमर कौन कौन होगा? बटन होगा और आपका टेक्स्ट जो है वो कंज्यूमर होगा। तो सही है। तो मैंने यहाँ से चाइल्ड में से टेक्स्ट को हटाया और मैंने यहाँ पे कंज्यूमर लगाया। मैंने यहाँ पे क्या लगाया आपके सामने? अब देखो मेरे पास ना बहुत से प्रोडक्ट हो सकते हैं, है ना। अब कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कौन सा वाला कंज्यूम करना है? उसका नाम बताना पड़ेगा ना। नाम बताना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास हो सकता है वहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों। कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा इसने क्या चीज़ कंज्यूम करनी है? तो नाम बता देंगे, हम बताएंगे कंज्यूमर को कि भाई तुमने जो चीज़ कंज्यूम करनी है वो क्या करनी है? काउंट नोटिफायर है। नहीं, क्लास तो प्राइवेट नहीं है ना, और प्राइवेट है लेकिन मैंने गेटर भी तो बनाया फिर। अब यहाँ पर हमें पास करना होता है बिल्डर। क्या? बिल्डर। अब बिल्डर में मैंने एक फंक्शन पास किया और यहाँ पर ना क्या वापस गई आ रही है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया बिल्डर ना, और यार ये कुछ मसला चल रहा है। आ रही है? देखो भाई अब यहाँ फोकस कर लो यार, ये लास्ट लास्ट चीज़ें हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कंज्यूमर कौन है अब यहाँ पर हमारा? टेक्स्ट। किस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है ये? अब मुझे यहाँ पे काउंटर वेरिएबल कॉल करने की नीड है जो मैंने यहाँ पे बना के रखा था। ये तो बेकार हो गया ना, क्योंकि अब मैंने कहाँ बना दिया अपना काउंट वेरिएबल? मैंने काउंट नोटिफायर में बना दिया ना, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। अच्छा, अब मैंने ना वैल्यू को कॉल करना है। देखो यहाँ पे एक वैल्यू नाम का पैरामीटर आ रहा है, मैंने इस पे ना वैल्यू डॉट क्या क्या आ रहा है यहाँ पर? कहाँ पर? वैल्यू के आगे ये अंडर स्कोर क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे ना दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्स्ट और एक होता है चाइल्ड। चाइल्ड बेसिकली हम तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हमने किसी चीज़ को रिफ़्रेश ना करवाना हो। खैर अभी तो मुझे रिफ़्रेश करवाना ही है, तो मैंने अंडर स्कोर लगा दिया। अंडर स्कोर ना इट्स लाइक अ प्लेस होल्डर, जो पैरामीटर की जगह ले रहा है लेकिन पैरामीटर को मैंने डिफाइन नहीं किया, हिडन रहेगा यार। लिटरली दिल यही कर रहा है। देखो भाई अब ये आ रही है वैल्यू, मैंने ना इस वैल्यू के आगे डॉट लगाया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तुम बात नहीं आ रहे हो। यहाँ पे कौन सा मेथड, कौन सी वेरिएबल आ रही है यहाँ पे? यानी जो मैंने वहाँ गेटर बनाया था, गेटर क्या कर रहा था, किसकी वैल्यू लेके आ रहा था? काउंटर, काउंट की। डन। तो मेरा एक कंज्यूमर तो बन गया, अब दूसरा कंज्यूमर हमें बनाना है इसे। सही है। फ्लोटिंग बटन भी हमारा कंज्यूमर है ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कंज्यूमर को अगेन कॉल किया। ये कंज्यूमर किसे कंज्यूम करने वाला है भाई? नहीं मतलब कौन सा वाला नोटिफायर, कौन सा है? काउंट नोटिफायर है ना, तो बताना पड़ेगा ना पहले। देखो ना आप लोग ये समझो, ये तमाम चीज़ें ना किस में रखी हुई हैं? ये गेट काउंट इंक्रीमेंट वगैरह ये सब किस में लिखा है मैंने? तो मैंने कहा फ्लोटिंग बटन किसे कंज्यूम करेगा? काउंट नोटिफायर को। और फिर बिल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, अयान और समी। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज़ बना दी वापस? मैंने यहाँ वापस से क्या लगा दिया आपके सामने? कंज्यूमर कौन बना काउंट नोटिफायर का? फ्लोटिंग बटन।
अब ना मैंने यहाँ से सेट स्टेट को हटा दिया, सही है, और काउंटर प्लस प्लस लगाने की नीड है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को कॉल किया, वैल्यू, और आगे डॉट लगाया। देखो यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट काउंट करके आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे काउंट नोटिफायर से आ रहा है। बस इतना सा काम था। अब देखो क्या होगा, अब मैंने कहीं सेट स्टेट लगाया हुआ है क्या, मैंने कहीं सेट स्टेट कॉल किया है आपके सामने, लेकिन अब भी ये काम कर रहा है। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई स्टेटलेस विजेट्स कौन से होते हैं जिसमें हमारी यूआई क्या रहती है, स्टैटिक रहती है, और स्टेटफुल विजेट्स में हमारी यूआई क्या होती है, डायनेमिक हो जाती है। अभी आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने स्टेटफुल विजेट पे क्लिक किया, बल्ब के आइकन पे गया, और मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, मेरी यूआई स्टैटिक हो जाएगी। ये फ़ायदा है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का। स्टेटफुल देखो कई जगह पे करना पड़ता है कि हमें जब इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल करना हो तब हम करते हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि स्टेट स्टेट को अवॉइड करो, स्टेट स्टेट को कम यूज़ करो। अगर आपकी यूआई बहुत बड़ी है तो कभी भी यूज़ ना करो स्टेट स्टेट को। देखो अब हो ये है कि जैसे ही मैं बटन पे ऑन प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ऑन प्रेस अब डायरेक्टली क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हाँ, यानी इसका ताल्लुक बिल्ड से खत्म हो, ठीक है, वहाँ से वैल्यू काउंट बढ़ रहा है। अब जैसे ही मैं ऑन प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू किसकी बढ़ा देगा, काउंट, और फिर काउंट कहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ एक तरह से, समझे, डायरेक्ट। और उसको टॉप पे बनाने का रीज़न क्या है, ताकि वो अपने, देखो प्रोवाइडर को बनाने का उसका रीज़न ये कि ताकि वो अपने नीचे वालों के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सके। आपने उसमें उसमें पढ़ा होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि आपका जो प्रोवाइडर है वो ऑन द टॉप बनता है और अपने नीचे वालों में डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है, ताकि इसका जो फ्लो होता है ना वो टॉप टू बॉटम होता है, सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको अभी यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने लगाया नोटिफाई लिसनर, अब काम कर रहा है, अब क्यों नहीं काम कर रहा, इसका नाम क्या है, हाँ, ये नोटिफाई करवाता है, ये आगाह करता है, बताता है अपने लिसनर्स को, अपने कंज्यूमर्स को बताता है कि भाई यूआई चेंज हो रही है, तुम अपने आप को अपडेट करो। जैसे सेटिस्फेट करता था तो ये वो वाला काम कर रहा है, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। समझे बात को या नहीं समझे, समझ में आया प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर में हम लोग करते ही हैं कि हमारी स्टेट जो है ना ग्लोबल लेवल पे बनती है। ग्लोबल लेवल से मुराद के बिल्कुल टॉप पे रखते हैं हम अपनी स्टेट को, जैसे कि मैंने काउंट 45 को बिल्कुल टॉप पे रख दिया, सही है। पहले कहाँ पर था काउंटर, अब काउंटर को हमने यहाँ से हटा दिया, सही है। अब डायरेक्ट हमारा जो कनेक्शन बन रहा है वो काउंट नोटिफाई के साथ बनता है, सही बात समझ में आई है। अब जो ऐड टू कार्ट वाला काम भी मैं करवाऊंगा ना आप लोगों को, मैं करवाऊंगा ऐड टू कार्ट वाला प्रॉपर काम, और इसी के थ्रू करवाऊंगा है। यूआई नहीं आपकी, आप लोग जा कहाँ रहे भाई, भाई आपकी एप्लीकेशन अगर कॉम्प्लेक्स है, एप्लीकेशन बड़ी है आपकी काफ़ी ज़्यादा, तो आप है ये यूज़ करेंगे, सही है। एक आध एग्जाम्पल करवाऊँ उससे, थीम चेंज करना सिखाऊँ ग्लोबल लेवल पे, कि एक पेज पे चेंज करूँ और सारे पेजेस पे थीम चेंज हो जाए। सर इसके लिए क्या टेम्पलेट यूज़ करोगे, ये तो लॉजिक है, ये तो खुद बनाऊंगा यार। देखो स्टटर ना HTML CSS नहीं है, आपको पता है HTML CSS इजीली आपने कॉपी पेस्ट किया और चल लिया, इसमें आपको सिंटैक्स एरर्स नहीं देखने को मिलते। अब फ्लटर के बिहाइंड द सीन कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, डार्ट यूज़ हो रही है ना, फ्लटर डार्ट पे तो बना हुआ है।
अब आपको ये बात पता है कि डार्ट कौन सी लैंग्वेज है, एक टाइप सेफ लैंग्वेज है। ज़रा सा भी टाइप मिसमैच हुआ तो एरर आता है, और कितने आते हैं आपको पता है या नहीं। तो बात ये है कि जब आप इसका कोई टेम्पलेट यूज़ करते हो और अगर वो फ्लटर के किसी ओल्डर वर्जन पे बना हुआ है या आपने उसको पेस्ट करने में गलती की तो फिर एरर्स इतने आएंगे, फिर आप समझ भी नहीं पाओगे कहाँ इशू आ रहा है। यार वो बिल्कुल नेटिव लेवल पे इस्तेमाल हो रही होती है, जो हमारे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रही होती है ना, वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे आती है जावा, आती है कॉटलन, आती है सी प्लस प्लस, आती है सी प्लस प्लस में सिर्फ ग्राफिक्स इंजन में यूज़ होती है, इम्पेलर के अंदर। इम्पेलर का नाम सुना होगा। पहले इसमें जो ग्राफिक इंजन था ना वो था स्किया, SKIA। अभी चेंज हो गया है, इम्पेलर के नाम से आता है। जो आपको ग्राफिक्स नज़र आते हैं ना, तो वो अब इम्पेलर के थ्रू आ रहे हैं। उसमें सी प्लस प्लस यूज़ हो रही होती है। मैं तो दे दूँगा, तुम लोग करते नहीं हो ना, मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, किया आप लोगों ने? तो बाकियों का क्या सीन है? आपने भी कुछ नहीं अब वहाँ पे अपलोड किया। मैंने बहुत भी लंबा चौड़ा टास्क नहीं किया था बेटा, बहुत छोटी सी चीज़ थी। आपने कर दी थी अपडेट। जुमान, आपका भी टास्क सबमिट नहीं हुआ भाई। एक UI बनानी थी ई कॉमर्स टाइप की, छोटी सी, एक पेज की थी। भाई यहाँ पे बैठ के बना लें, मुश्किल से आपको 15-20 मिनट लगेंगे, मुश्किल से। क्या कह हाँ यार, वो WWR करेंगे ना। वो क्या हुआ क्यों हंस रहे हो? लोगों ने तो सॉल्व की नहीं भाई। वो क्विज कंपटीशन की एप्लीकेशन है, टेक वाले सॉल्व करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के पास। उससे ये कि क्विज कंपटीशन होगा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे ना, स्टूडेंट्स के बिटवीन। तो अभी रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है, अब देखो कब हो। बताओ कोई एग्जाम्पल अभी करवा दो उसकी। तुम लोग मुझे ये काम करके दिखाओगे, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी मैं एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। काउंटर इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट भी हो, रीसेट भी हो। रीसेट समझते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उसको मैं क्लिक करूँ वहाँ पे ज़ीरो पे आ जाए। होता है, मैं बैठ से थोड़ा सा वेट कहाँ गए? पानी पीने का बोल के गए। वेट कर। तो और उसमें एक लॉजिक ये भी होगी कि भाई मैं काउंटर की वैल्यू अगर कम कर रहा हूँ ना, तो ज़ीरो से नीचे ना कर। तुम्हें तुमने भी सबमिशन नहीं करवाई टास्क, फाइल ही नहीं है। व्हाट्सएप नहीं बोलते, व्हाट्सएप नहीं बोलते। ग्रुप में ऐड ही नहीं आप, तो आप मुझे बताते क्यों नहीं है? अरे तो मैसेज तो करो, नंबर ले लो फिर। मुझे थोड़ी ना तुम्हारा नंबर याद है या मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव है। तो मैसेज करोगे तो आएगा ना। ये नहीं, बेकार नहीं है।
क्या बोलना चाहते हो बोलो यार, हमारी तर्जुमानी है।